हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट आई विल गोइंग टू डिस्कस, एंड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द रिमेनिंग part of the chapter, I will discuss the question answers which is given in the exercise. So before going to the remaining part, let us revise what we have studied so far. So we have studied what the food security is and what are the different dimensions like availability of food, accessibility and affordability. And why food security, why we study food security. We study food security to make ensure that who are the people getting food insecure, and what are the conditions that make the people food insecure, so that food security can be ensured. And moving forward, we have studied this table and got to know that the production of rice in the province of Bengal from the year 1938 to 1943, and we also seen that in the year 1941 and 43 the production was less, but not so much less that famine like situation could be strike in province of Bengal. But still in 1943 famine was widespread in the Bengal and it killed more than 30 lakhs. So it was a very pathetic condition of that time. And after that, some laws has been passed by the British government for the public distribution system. And then we have studied all the suggested activity, all the questions, and we have also seen the story of Ramu and the story of Ahmed and how their story are different from each other. Okay. After that, we have studied about hunger, types of hunger. ओके, सो सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर के बारे में हम लोग पढ़े थे. सीजनल हंगर एक्चुअली सीजनल होते हैं थ्रू आउट द ईयर, वो एक बार दो बार ये कंडीशन देखने को मिलती है, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है. बट ऑन द अदर हैंड क्रोनिक हंगर जो होते हैं वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है, और फूड इनसिक्योरिटी और हंगर थ्रू आउट द ईयर बना रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है. और क्रोनिक हंगर में कंटिन्यूस लो इनटेक ऑफ सफिशिएंट फूड की वजह से जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब रहती है. ठीक है. So we have so far discussed till here. In table 4.4 we have seen that seasonal and chronic hunger both have reduced from the year 1983 to 1999 to 2000, and it has been reduced not only for rural areas but also urban areas. Okay. नाउ बिफोर द पीरियड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप लोगों को पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ इन द एरा ऑफ 1965, और दो फेज में हुआ था, 1965 टू 75 और 1975 टू 1985. तो एक्चुअली ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कहाँ से, सेल्फ सफिशिएंसी का जो विचार इंडिया में जो आया वो कैसे आया. एक्चुअली इंडिया जो पहले था ना, बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड, बिफोर 1960s पीरियड, इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फूड, और उस एरा को हम लोग शिप टू माउथ एरा कहते हैं, क्योंकि शिप से फूड आते थे, एंड देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द फूड. ओके. सो क्या होता है कि 1965-66 के दौरान ड्रॉट की सिचुएशन इंडिया में आती है, और जिसके कारण इंडिया को काफ़ी फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा. और बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन इंडिया वॉज फोर्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, एंड वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह लाया गया. और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन को याद किया जाता है. ही इज़ अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर एरियाज. उनके मदद से एग्रीकल्चर पॉलिसी में चेंज किया गया, न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक लाए गए, मॉडर्न टेक्निक लाए गए, HYV सीड्स का यूज़ किया गया, एक्सेट्रा, जिसके चलते ग्रीन रिवॉल्यूशन संभव हो पाया. ओके. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि फूड ग्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ किए गए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, बट दिस वाज लिमिटेड टू सम रीजन लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एक्सेट्रा. ठीक है. एंड देन वी हैव नाउ वी विल स्टडी द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. देखिए, ये जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है ये आप कर सकते हैं. विजिट सम फार्म्स इन नियर बाई विलेज एंड कलेक्ट डिटेल ऑफ फूड क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द फार्मर. कोई भी नियर बाई विलेज है तो यू कैन गो in holiday and you can see what are the different food crops cultivated by the farmer. Okay. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जैसा कि मैं आपको बताई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, नए फार्मिंग टेक्निक का यूज़ किया गया, HYV सीड्स वगैरह का यूज़ किया गया, जिसके चलते प्रोडक्शन काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ी. तो दिस प्रोडक्शन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैन बी सीन थ्रू दिस ग्राफ. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इन मिलियन टन्स में दिखाया गया है. 1960 और 61 के पीरियड में अगर देखा जाए तो कितना प्रोड्यूस हुआ करता था इंडिया में
food grain, so 80 million tons. But on the other hand, when you see the production in the in the year 2023 to 24, it has reached up to 328 million tons. So we have come so far from 80 million tons to 328 million tons because of the green revolution. Okay, so now you can see from the graph given above, you can now answer the following question: in which year did our country cross 20 million tons per year mark in food grain? So from graph you can see from 2010 onward, our country has reached the mark of 200 million tons of production of food grain. In which decade India experienced highest decadal increase in food grain production? कौन सा decade में इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ? तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर 1990 से बात की जाए, देखिए 2-3 डिकेड में काफ़ी हम लोगों को देखने को मिलता है कि द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज़ हाईएस्ट. द फर्स्ट डिकेड इज़ 1980 टू 81 से लेके 1990 टू 91. इंक्रीज इज 46 मिलियन टन का इंक्रीमेंट होता है. एंड देन इफ वी विल सी अगेन द डिकेड ऑफ 2001 टू 2010-11, then also we can see the increment of 50 million ton of production of food grain. So ये 2 डिकेड में हम लोगों को देखने को मिलता है कि द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वॉज हाईएस्ट, है ना. अगर इस दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो आई थिंक 2001 टू 2001 एंड 2010 टू 11 में हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है. ओके, नाउ इज प्रोडक्शन इंक्रीज कंसिस्टेंट इन इंडिया सिंस 2001? देखिए कंसिस्टेंट इंक्रीज तो नहीं बोलेंगे, इंक्रीज किया है, बट वी कांट से कंसिस्टेंट. व्हाई? बिकॉज if you will see the graph and look at the year 2014-15 and 2015-16, the production is less. Okay, वो production में गिरावट देखने को मिलती है. And from this graph we can understand that the production was not consistent throughout the year from the 2000 to 2001. Okay, now level देखिए, going back to this paragraph, food security in India since advent of the green revolution in early 1970, the country has avoided famine event during adverse weather condition. देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते क्या हुआ कि एडवर्स कंडीशन में भी हम लोग अपने कंट्री को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. वाई? क्योंकि बफर स्टॉक है, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का है. इन दोनों सिस्टम के चलते जो है हम लोग आसानी से फैमिन लाइक सिचुएशन को कैटर कर सकते हैं और पीपल को फूड इनसिक्योर होने से बचा सकते हैं. इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री. हम लोग सफिशिएंट क्यों हो पाए? एक तो प्रोडक्शन हम लोग का इंक्रीज हुआ और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन किए गए. ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स भी यूज़ किए गए, HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स वगैरह यूज़ किए गए, जिसके चलते प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा और increase in production के चलते we now become self-sufficient in food grain. The availability of food grains even in adverse weather condition at the country level has further been ensured with careful designed food security system by the government. देखिए एक तो food security को इंश्योर किया गया by green revolution. Now through green revolution and by other इंपॉर्टेंट मेजर्स लाइक बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के चलते क्या हुआ कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया सो दैट सिस्टमेटिक वे में फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और स्टॉक में रखा जाए. ठीक है, सो दिस टू कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द इंडिया फूड सिक्योर. सो लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट इज बफर स्टॉक एंड सेकंड वन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So what is buffer stock? Buffer stock is a stock of food grain, namely wheat and rice procured by government through फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में फूड ग्रेन को स्टॉक में रखती है सो दैट एट एनी अनइवन सिचुएशन अनसर्टेनिटी द फूड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट रीजन वेयर इट इज नीडेड. The Food Corporation of India purchases wheat and rice from the farmers in the state where there is surplus production. देखिए FCI जो है उस रीजन से वीट और राइस को मतलब स्टॉक में रखती है जहाँ पे ये सरप्लस है. The farmer are paid a
प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, दिस प्राइस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए गवर्नमेंट जो है बिफोर सोइंग पीरियड मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और इंसेंटिवाइज फार्मर्स और प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करने का दो मोटिव रहता है। फट फर्स्ट जो मोटिव रहता है वो होता है टू इंसेंटिवाइज द फार्मर, एंड सेकेंड मोटिव जो रहता है टू मेक दैट क्रॉप्स ग्रोन। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट किया जाता है। डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट? क्यों किया जाता है, इस बफर स्टॉक को क्रिएट क्यों किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। देखिए फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं आप लोगों के घर के सामने जरूर होते हैं, और उस शॉप के थ्रू गवर्नमेंट जो है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इशू प्राइस, मतलब एक ऐसा प्राइस इशू करती है जो मार्केट प्राइस से कम रहती है, उस प्राइस में लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, या फिर ऐसा रीजन जहाँ पे फूड ग्रेन की डेफिसिट है उस एरिया में फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू दिस बफर स्टॉक एंड थ्रू द फेयर प्राइस शॉप। ओके, what is the public distribution system? The food procured by the FCI is distributed through the government regulated ration shop among the poorer section of the society. This is called the public distribution system. देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एट चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस में फूड ग्रेन मिले। ठीक है, और इनफैक्ट कभी भी ऐसा कंडीशन आता है, नेचुरल कैलामिटी आती है, फूड शॉर्टेजेस होता है, या फिर अदर एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाता है, उस समय भी सरकार जो है उस पर्टिकुलर अफेक्टेड रीजन में फूड प्रोवाइड करवाती है थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Now, ration shops are now present in most localities, village, town, and cities. There are about 5.5 lakh ration shop all over the country. Ration shop also known as fair price shop. देखिए उस रेशन शॉप को हम लोग फेयर प्राइस शॉप कहेंगे जिसमें सब्सिडाइज्ड फूड मिलती है, जहाँ पे लोग जाते हैं, राशन कार्ड दिखाते हैं और फूड ग्रेन को खरीदते हैं। उस राशन शॉप को हम लोग फेयर प्राइस शॉप कहेंगे। बहुत सारे प्राइवेटली ओन राशन शॉप रहते हैं जो मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उसको हम लोग फेयर प्राइस शॉप नहीं कह सकते हैं। हम लोग उसी शॉप को फेयर प्राइस शॉप कहेंगे जहाँ पे आपका राशन कार्ड देख के आपको मतलब फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, देखिए ओके, दिस सजेस्टेड एक्टिविटीज़ कैन बी डन बाय यू ओनली, क्योंकि आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप लोगों को देखना है कि राशन शॉप अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो ओपन होते हैं कि नहीं, कौन कौन से आइटम सोल्ड किए जाते हैं, देन क्या प्राइसेस है, जो भी फूड ग्रेन अवेलेबल है वहाँ पे, राइस, मीट, शुगर, केरोसिन ऑयल किस प्राइस में अवेलेबल है। सो यू आर द पर्सन हु कैन डू दिस टास्क एंड आई एम गिविंग यू दिस टास्क, प्लीज डू इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये टास्क कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। ओके, the introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of Bengal famine. देखिए 1940s के जो डिकेड था, यानी 1940 से 1949 तक की बात की जा रही है, तो इस बीच में हम लोगों ने देखा कि 1943 में बंगाल में फेमिन आया और इस फेमिन के चलते रैशनिंग जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय देन गवर्नमेंट। ठीक है, तो रैशनिंग का जो कंसेप्ट है, जो पीडीएस सिस्टम जो आप लोग अभी देख रहे हैं, उसका जो मतलब आप बोल सकते हैं वो स्टार्टिंग पीरियड था, वो रैशनिंग के थ्रू स्टार्ट हुआ था, so that distribution system can be improved and people can get or receive food at the time of food shortage. Okay. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इस रैशनिंग सिस्टम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, एंड देन बहुत सारे और स्कीम्स लाए गए इन ऑर्डर टू मेक पीपल ऑफ इंडिया मोर हेल्दी। ओके, सो लाइक पीडीएस सिस्टम तो है ही, सो दैट फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लाया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इन द ईयर 1975 में। फूड फॉर वर्क का इंट्रोडक्शन हुआ 1977 टू 78 में। ठीक है, एंड देन वेरियस पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए, मिड डे मील जो स्कूल्स में प्रोवाइड किए गए वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, वाई टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी एंड मेकिंग द पीपल ऑफ इंडिया हेल्दी। ओके,
और न्यूट्रिशियस फूड को भी इंश्योर किया गया। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। देखिए, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कब नहीं हो पाता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं। तो अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जनरेट किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू से, देन ऑल्सो फूड सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है MG नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू भी इनकम को इन्हेंस किया गया है रूरल एरियाज़ में, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मनरेगा कैन बी रिप्लेस्ड बाय विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत, जी राम जी, ओके, G is for last, G is for Grammy. नाउ दिस सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इज गिवन कि आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं, जानना है। गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विच हैव फूड कंपोनेंट। रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसमें फूड कंपोनेंट आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स में भी आएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एंड ऑल द सर्विसेज और schemes that have been introduced to ensure the food security of India will fall under these categories. You can discuss any of them in a detail and do let me know whether you have done it or not. और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे, then please do let me know in the comment section so that I will discuss with you, okay? Now, दो सिस्टम तो थे ही, एक बफर स्टॉक और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इन द ईयर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया सो दैट द न्यूट्रिशियस फूड will be available to most of the section of the population. So this act provide for food and nutritional security life at affordable prices and enables people to live a life with dignity. ठीक है, इस एक्ट के थ्रू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को एलिजिबल किया गया है फॉर फूड सिक्योरिटी, ओके। तो करेंट स्टेटस देखते हैं हम लोग का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तो अप टू द ईयर 1992 ये यूनिवर्सल था। 1975 के आसपास PDS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड आफ्टर दैट अप टिल 1992 उसको यूनिवर्सल मतलब एवरीबडी विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी एंड हुएवर विल मीन्स, ठीक है, जो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं उन लोगों को PDS सिस्टम के थ्रू इशू प्राइस में नहीं मिलता था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर कवर अंडर द PDS system. People are not categorized into different backward region etc. But revamped public distribution system के दौरान बैकवर्ड ब्लॉक्स को इंडिकेट किए गए और 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स में दिस PDS सिस्टम को लागू किया गया, जिसमें 20 kg ऑफ फूड ग्रेन हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेथड। यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज किया गया, पुअर और नॉन पुअर में कैटेगराइज किया गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, राशन कार्ड फॉर BPL एंड राशन कार्ड फॉर APL फैमिलीज, जिसके चलते क्या हुआ कि अब पुअर को कैटेगराइज और फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी हुई, और पुअर जो पीपल है उनके लिए अलग इशू प्राइस किए गए, और APL के लिए एबव द पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उनके लिए इशू प्राइस अलग था, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि पुअर फैमिलीज को ज़्यादा रिलीफ मिलता है और दे कैन अवेल द फूड, एंड मोर ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होने लगा थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड देन अंत्योदय अन्न योजना आया, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली है उन लोगों को 35 kg पर मतलब 35 kg ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया पर हाउस होल्ड पर मंथ एट द इशू प्राइस। देखिए, दैट इशू प्राइस इज़ वेरी लो। फिर अन्नपूर्णा स्कीम भी लाया गया, जिसमें इंडिजन सीनियर सिटीजन जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 10 kg ऑफ फूड ग्रेन जो है फ्री में प्रोवाइड किया गया। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट दैट हैज़ इंश्योर्ड द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014। यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड डिटरमाइन किए गए और उस हाउस होल्ड को 5 kg पर पर्सन पर मंथ एट इशू प्राइस में फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड क्या है। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड आर दोज फैमिलीज आइडेंटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज बिंग वल्नरेबल। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि विच हाउस होल्ड विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो उसका बेसिस क्या है? तो फर्स्ट बेसिस है कि ऑक्यूपेशन क्या है। मान लीजिए कि इरेगुलर ऑक्यूपेशन है, कैजुअल लेबरर है,
तो उन लोगों को फाइंड आउट किया गया और उन लोगों के हाउस होल्ड को हम लोग प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं। तो एक तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से, दूसरा अगर जो पीपल है सोशली वल्नरेबल है, लाइक विडो, सिंगल वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, people with disabilities. Okay, so these were the people who are socially vulnerable, so that household is also prioritized, and food grain has been distributed at issue price in that household also. एंड और क्या क्राइटेरिया है, लाइक इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई फार्मर्स है, उसके पास जो लैंड एरिया है लेस देन 2 acres है, तो दे विल ऑल्सो फॉल अंडर द इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल, एंड देयर हाउस होल्ड कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो इन सारे पर्सन को मतलब दे आर द पर्सन हु आर एलिजिबल टू गेट द फूड एट इशू प्राइस एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, सो टेबल 4.3 में हम लोग देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ PDS, हाउ PDS इवॉल्व्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स एंड एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। ओके, तो नाउ लेट अस स्टडी दिस टेबल इन अ डिटेल। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? तो ये जो है स्कीम वो लॉन्च हुआ था कब? 2000 में। अंडर दिस स्कीम 1 crore ऑफ पुअरेस्ट एमंग द BPL फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर आइडेंटिफाइड। देखिए, जो भी BPL फैमिलीज है उसको टारगेट किया गया और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाइड किया गया और उन्हें एट सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन प्रोवाइड किए गए। तो वो सब्सिडाइज्ड रेट क्या है? ₹2 per kg वीट मिलेगा और 3 per kg राइस मिलेगा। दिस क्वांटिटी कैन बी इनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg तक, मतलब आपको इधर वीट और राइस मिलेगा। ओके, द स्कीम हैज़ बिन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 lakh BPL फैमिलीज इन जून 2003 एंड अगस्त 2004। देखिए, ये जो स्कीम है फिर से इसको इंक्रीज़ किया गया बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैमिलीज इन द BPL कैटेगरीज। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम रहा था गवर्नमेंट का टू मेक द पीपल फूड इंश्योर। नाउ लुक एट दिस ग्राफ, सेंट्रल फूड ग्रेन व्हीट प्लस राइस स्टॉक एंड मिनिमम बफर नॉर्म। देखिए, मिनिमम बफर नॉर्म जो है वो रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। ये एक नॉर्म है जो गवर्नमेंट सेट करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना जो फूड जो है गवर्नमेंट स्टॉक करने वाली है। तो मिनिमम ये बफर नॉर्म है। तो जो मिनिमम बफर नॉर्म जो है वो हमेशा एक बार में सेट किया जाता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या एक मिनिमम बफर नॉर्म होना चाहिए, और हमेशा ये देखने को मिलता है कि एक्चुअल स्टॉक जो होती है मिनिमम बफर नॉर्म से हमेशा ज़्यादा होती है। देखिए, गवर्नमेंट सेट करके रखी है 214.1 मिलियन टन्स, बट एक्चुअल स्टॉक जो होता है 529 अराउंड। तो डबल जो है जो स्टॉक है, जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है मिनिमम बफर नॉर्म से डबल है। तो ये भी एक मतलब दिस इज ऑल्सो ए चैलेंज कि हाउ दिस एक्चुअल स्टॉक कैन बी स्टोर्ड सो दैट मिनिमम वेस्ट वुड बी देयर, वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड। बिकॉज क्या होते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन का स्टॉकिंग हो जाता है तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, FCI के पास, टू मेक इंश्योर दैट ऑल फूड ग्रेन्स आर नॉट गोइंग टू वेस्ट। ठीक है, बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे गोडाउन में ऐसा देखने को मिलता है कि फूड ग्रेन ख़राब हो गए हैं या फिर रोडेंट वगैरह खा गए हैं। तो बहुत सारे इशूज़ देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन एक्चुअल स्टॉक डे बाई डे। नाउ व्हाट इज सब्सिडी? देखिए, सब्सिडी क्या है? एक पेमेंट है दैट गवर्नमेंट मेक्स टू प्रोड्यूसर to supplement the market price of commodity. Subsidies can keep consumer price low while maintaining higher income for domestic producers. देखिए, ये एग्रीकल्चर के केस में अगर हम लोग देखें तो सब्सिडी क्या है? तो एज यू ऑल नो दैट सब्सिडी एक ऐसा पेमेंट है जो गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है उसको देती है। ठीक है, कुछ मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक फार्मर है, फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट। तो वीट के लिए बहुत सारे इनपुट का ज़रूरत होता है, HYB सीड्स की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है, और पेस्टिसाइड वगैरह की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारा अगर कॉस्ट जो होता है फार्मर अगर खुद बेयर करे मार्केट प्राइस में, तो वीट का प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आटा अभी आप लोगों को 40-50
रुपीज़ केजी में मिल रहा है, वो अगर मार्केट प्राइस में अगर फार्मर प्रोड्यूस करे ना विथ इंक्लूडिंग ऑल दोज इनपुट्स, तो क्या होगा कि हम लोगों को वो जो आटा है वो मिल जाएगा अराउंड 100 120 एक्सेट्रा। बट गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है फर्टिलाइज़र पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ताकि इरिगेशन कॉस्ट कम हो जाए, पेस्टिसाइड पे, HYV सीड्स वगैरह पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए कि फर्टिलाइज़र का कॉस्ट 1 kg फर्टिलाइज़र का कॉस्ट हो गया मार्केट प्राइस के हिसाब से 1000, बट थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि 500 पेमेंट करती है, तो इधर से फार्मर 500 पेमेंट करती है, तो फार्मर के लिए तो हाफ ऑफ द प्राइस हो गया ना, मार्केट प्राइस का हाफ हो गया। तो वो हाफ प्राइस कौन मेंटेन किया, कौन बेयर किया, तो वो हाफ प्राइस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड की। तो उस हाफ प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडी कहेंगे। ठीक है। और मोर ओवर आपको ये भी देखने को मिला PDS सिस्टम में इशू प्राइस के थ्रू की कंज्यूमर को कम प्राइसेस में फूड मिल रहा है, तो वो भी क्या है, फूड इज सब्सिडाइज्ड। ठीक है, फूड का प्राइस भी सब्सिडाइज्ड किया गया। तो ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि कंज्यूमर को आसानी हो, सहूलियत हो, जो भी BPL कैटेगरीज के लोग होते हैं उनको लोअर प्राइस में फूड अवेलेबल हो जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो फर्टिलाइज़र इनपुट वगैरह में जो सब्सिडी दी जाती है, जिसके चलते डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके इनकम में बढ़ोतरी आती है। ठीक है। नाउ डिस्कस दिस आंसर एंड क्वेश्चन इन डिटेल। ग्राफ 4.2 में हम लोग देखें कि एक्चुअल स्टॉक और बफर नॉर्म में वेरिएशन है। बफर नॉर्म हमेशा जो है एक्चुअल स्टॉक से कम रहता है। And on the basis of that, we will going to answer the following question: in which recent year food grain stock with the government was minimum? कौन से ईयर में फूड ग्रेन स्टॉक जो है वो मैक्सिमम है, तो कौन से ईयर में, तो ये ग्राफ कौन से ईयर की बात करी है, तो 2020 2021। तो थ्रू आउट दिस ईयर वी हैव सीन दैट एक्चुअल स्टॉक इज हायर देन द मिनिमम बफर नॉर्म। व्हाट इज़ द मिनिमम बफर स्टॉक नॉर्म फॉर द FCI? तो यहाँ पे देखिए, इन द ईयर 2021 जनवरी में मिनिमम बफर नॉर्म था 214.1 मिलियन टन्स, अप्रैल में 210.40 मिलियन टन्स, जुलाई में 411.2 मिलियन टन, अक्टूबर में 307.7 मिलियन टन। तो इस डेटा को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। वाई वेयर द FCI ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग विद द फूड ग्रेन? क्यों? तो पहला तो है हाई प्रोक्योरमेंट होता है, और सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ, जिसके चलते एक्चुअल प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ा। एंड थर्ड रीजन है कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च करती है टू हेल्प फार्मर टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन विच MSP हैज़ बीन गिवन, सो दैट फार्मर कैन increase the production and can sell to the FCI at MSP। ठीक है। और समटाइम्स गवर्नमेंट जो है इंटेंशनली ज़्यादा फूड ग्रेन को स्टोर करके रखती है, क्यों? ताकि फूड इंश्योर किया जाए एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटीज लाइक COVID-19 पेंडेमिक, है ना। नाउ कमिंग टू द stock part, means this paragraph will show how the food grain is increasing day by day in buffer norms. So in 2022, the stock of wheat and rice with central pool is 159 million ton wheat and 104 lakh million ton of rice, which was much more than the minimum buffer norms. We have already seen through the graph, right? So 2022 की बात हो रही है और ग्राफ में बात हुई थी 2020-21 की। So every year nowadays we can see that actual buffer stock is greater than the minimum buffer norm, and we have discussed the reason why, because government wanted to procure more and more stock because of to make or to ensure food security during uncertainties. उसके बाद MSP अनाउंस की जाती है, so that farmer will produce more and more that particular crop, so that they can sell in FCI, and this way the actual stock is increasing. Okay. So now we will going to see. ओके, तो ये सारे पैराग्राफ में बताया गया है कि कौन सा रीजन में फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हाउ MSP इज हेल्पिंग पीपल टू increase the food grain of that particular crops on which the MSP has been announced, etc. So you can go through this paragraph. These are very easy. You can go through it and understand it very easily. Now देखिए, अब कुछ इरेगुलरिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर देखिए
No doubt that food systems are very important, buffer stock and PDS system to ensure the food security in India. But on the other hand, there are challenges which are existing currently. So let us study the challenges. PDS dealer are sometimes found restoring to malpractices like diverting the grain to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shop, irregular opening of shops, etc. देखिए हम लोग चैप्टर 3 में पॉवर्टी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं इंडिया में जो अभी भी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, हंगर से जूझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन गैप है। पीडीएस सिस्टम तो इंट्रोड्यूस किया गया, बफर स्टॉक इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कुछ पीडीएस डीलर है, कुछ माल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। बहुत सारे ग्रेन्स को ओपन मार्केट में डाइवर्ट कर देते हैं और पुअर क्वालिटी के जो ग्रेन है वो फेयर प्राइस शॉप में रखते हैं, तो जिससे कि न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं पुअर पीपल के लिए। मोर ओवर बहुत सारे समय में ऐसा देखा जाता है कि फेयर प्राइस शॉप टाइमली नहीं खुला है, या फिर जो अभी बायोमेट्रिक के थ्रू फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो बायोमेट्रिक बहुत बार काम नहीं करती है। तो इस सारे रीजंस के चलते क्या होता है कि लोग अभी भी डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड पीपल आर अनेबल टू मेक देमसेल्फ फूड इनसिक्योर। ओके, नाउ लेट अस सी द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। देखिए कोऑपरेटिव्स होते क्या है, पहले आप लोग को जानना है। तो कोऑपरेटिव एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं जिसमें बहुत सारे पीपल एक साथ आते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, बट यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं और एक सोसाइटी में कॉमन ऑब्जेक्टिव जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, जिसके चलते एक एसोसिएशन बनाया जाता है और एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है। ठीक है, और डिफरेंट कोऑपरेटिव होते हैं, डिफरेंट नाम्स दिए जाते हैं। अमूल बहुत फेमस है, अमूल इज़ अ कोऑपरेटिव। मदर डेयरी, इफ्को मीन्स IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, Academy of Developed Science. These are the famous cooperative through which different types of economic, social or cultural goals has been attained. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे अभी भी फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी चैलेंजेस। वन ऑफ द चैलेंजेस विच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, बट देयर कैन बी चैलेंजेस लाइक एक लोकल रीजन है जहाँ पे फूड ग्रेन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और वहाँ बहुत ज़्यादा मान लीजिए सूखी पड़ी हुई है, उस कंडीशन में भी पीपल विल मूव टुवर्ड द फूड इनसिक्योरिटी। तो उस सारे सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र की एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। इसके थ्रू क्या होता है कि ये बहुत सारे NGO नेटवर्क को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देते हैं सो दैट ग्रेन बैंक से डेवलप किया जाए और बहुत सारे ट्राइबल और पुअर पीपल को फूड पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ADS ग्रेन बैंक प्रोग्राम जो है ये इंडिया का बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड प्रोग्राम रही है जिसके थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है। सो यू कैन गो थ्रू इट इन अ मोर डिटेल इन अ यूट्यूब वीडियो। बहुत अच्छे से बताया गया है कि हाउ Academy of Development Science have helped India to become a food secure. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो कोई भी डाउट है अप टिल नाउ आप मुझे अपना डाउट को बताएं थ्रू द कमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। कीप द पेन एंड कॉपी विद यू, जो भी है फटाफट आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया? तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाता है थ्रू 2-pronged सिस्टम, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू। ठीक है, और इन द ईयर 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर गेटिंग फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट। सेकेंड, विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड सिक्योरिटी? देखिए बहुत सारे पीपल होते हैं, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सोशल ग्रुप, डेमोग्राफिक ग्रुप्स के होते हैं जो कि मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी होते हैं। रूरल एरियाज में लैंडलेस लेबरर, ट्रेडिशनल आर्टिसन, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड डेस्टिट्यूट। अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबरर, वर्कर्स हु आर लो पेड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। सोशल ग्रुप में अगर बात की जाए तो SC ST, सम OBCs एक्सेट्रा, दे फॉल अंडर द फूड इनसिक्योरिटी। अगर डेमोग्राफिक ग्रुप की बात की जाए तो प्रेग्नेंट महिलाएं, नर्सिंग मदर्स और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 फॉल अंडर द फूड इनसिक्योरिटी। विच स्टेट आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया? तो ऐसे स्टेट जहाँ की हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी देखा गया है, जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में देखे थे पॉवर्टी एज अ चैलेंज में, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, UP एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट थे जहाँ पे
फूड इनसिक्योरिटी और पुअर पीपल ज़्यादा थे, तो यहीं पे फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा होने की संभावना है और रहती भी है। डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन? डेफिनेटली फूड सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करी है, जिसके थ्रू हम लोगों ने ग्राफ में देखा कि बफर जो नॉर्म है उससे हमेशा ज़्यादा स्टॉक होता है। बफर नॉर्म रेड लाइन से दिखाया हुआ था, विच इज़ ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल स्टॉक, और एक्चुअल स्टॉक हमेशा इंक्रीज क्यों करता गया? बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कैसे? बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग, यूजिंग द HYV सीड, हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स एक्सेट्रा। ठीक है। मोर ओवर अगर बात की जाए तो टू प्रॉन्ज स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट ने अपनाई है बफर स्टॉक और PDS सिस्टम के थ्रू, इसके चलते भी मतलब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाई है फूड सिक्योरिटी के मामले में। A section of people in India are still without food. Explain why? देखिए some people जो है they are still facing the problem of hunger because of inclusion exclusion error। देखिए टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिलीज होते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होता है, तो वो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम दिस बेनिफिट। तो इससे भी जो होता है पीपल आर अनेबल टू गेट फूड। उसके बाद क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ फूड हो जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ जाए, लाइक लीकेजेस इन PDS सिस्टम, डाइवर्जन ऑफ फूड फ्रॉम फेयर प्राइस ऑफ टू द मेन मार्केट। ओके, तो ये सारे कंडीशन के चलते क्या होता है कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड पीपल आर स्टिल विदाउट फूड। व्हाट हैपन टू द सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज डिजास्टर और कैलेमिटी? देखिए डिजास्टर और कैलेमिटी के दौरान टोटल प्रोडक्शन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट प्राइस राइजेज एंड people become unaffordable for the poor people। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर, जैसा कि पहले ही मैं डिस्कस की थी कि सीजनल हंगर जो होता है वो साइक्लिक इन नेचर रहता है, साल में 1-2 बार ऐसा कंडीशन फेस किया जाता है पुअर पीपल के द्वारा, कैजुअल लेबरर या जो मतलब ऐसा पीपल है जिनका इरेगुलर इनकम होते हैं, तो किसी पीरियड में इनकम होते हैं और किसी पीरियड में इनकम नहीं होते, और जिस पीरियड में इनकम नहीं होते हैं उस समय उन्हें हंगर का सामना करना पड़ता है, और उस पर्टिकुलर हंगर को हम लोग सीजनल हंगर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रोनिक हंगर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है, और लोग कंटिन्यूस जो होते हैं फूड इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग नोट डाउन करते जाइए सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर? डिस्कस एनी 2 स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे स्कीम हैं, उनमें से PDS सिस्टम हो गए, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम्स। यहाँ पे आप लोग ऐसा स्कीम जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, तो MG नरेगा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्कीम टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी बिकॉज इट इनहेंसेज द इनकम ऑफ द पुअर। नेक्स्ट, वाई बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? तो बहुत सारे रीजन है, उसमें से मेन रीजन है कि टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया फूड सिक्योर, to make second is to ensure food is available to the deficit areas, then provide food grains to the poor at subsidized rate, next reason is maintain a reserve for emergencies like drought, floods, pandemic जो आया था COVID-19 के दौरान एक्सेट्रा। तो इन सारे रीजंस के लिए बफर स्टॉक क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। MSP क्या है? तो इट इज़ अ प्री अनाउंस्ड प्राइस एट विच गवर्नमेंट promise to buy crops from the farmer, it protect farmer from the price crashes। बफर स्टॉक क्या है? द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू FCI इज द बफर स्टॉक। इशू प्राइस क्या है? द सब्सिडाइज्ड प्राइस एट विच गवर्नमेंट सेल्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम इट्स बफर स्टॉक टू द पुअर पीपल एट द लोएस्ट प्राइस, and that price is always lower than the market price। What is this fair price shop? Fair price shop is a ration shop which distributes subsidized food and essential to the ration card holders। Now व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप? क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है? तो एक तो लीकेजेस जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया इन द चैप्टर की, लीकेज होता है जिससे कि शॉप ओनर जो है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डाइवर्ट कर देते हैं मार्केट में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इरेगुलर ओपन अगर किया जाता है तो लोग बार बार एक्सेस नहीं कर पाते हैं फूड को, तो इरेगुलर ओपनिंग ऑफ राशन शॉप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। क्वालिटी इश्यूज इंश्योर नहीं किए जाते हैं क्योंकि मान लीजिए कि अच्छे प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है और बुरे जो मतलब डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स को अगर रखा जाए तो क्वालिटी इशूज़ यहाँ पे बन जाती हैं। स्टॉक पाइलिंग हो जाती है, बहुत सारे जो ग्रेन्स है वो स्टॉक हो जाती है और धीरे धीरे वेस्ट होते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम विच राशन शॉप आर फेसिंग। नाउ राइट अ नोट्स ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन प्रोवाइडिंग फूड्स। देखिए कोऑपरेटिव जो होते हैं
फूड एंड एसेंशियल जो है वो एट मतलब एट कंट्रोल रेट में प्रोवाइड करने का कोशिश करवाते हैं, और इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि द एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है महाराष्ट्र में, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फूड प्रोवाइड करवाती है, सो दैट दे कैन बी फूड इंश्योर एंड सीजनल एंड क्रोनिक हंगर कैन बी रिड्यूस एमंग देम। तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाती है, एंड देन ग्रेन बैंक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की है, सो दैट एट द टाइम ऑफ any uneven situation, the food can be affordable, accessible, and available to the people who are in need. Thank you, everyone. If you have any doubt in any of the questions and in the chapter, then you can let me know in the comment. I will try to resolve the doubt as soon as possible. Thank you, everyone.